हेलो बच्चों, चलिए अब केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। कौन से हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देखो, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस यही कर जाओ, नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, या फिर बच्चे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो, बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो अगर हमें पता हो तो वो हमारे पेपर को और ब्यूटीफाई कर देंगी और अच्छा कर देंगी। तो आइए हर एक चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से, चैप्टर नंबर 1 से, तो सबसे पहले तो उसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखो, तो सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं बनेगा। आप लोगों को कम से कम 2 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हर केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल्स तो पता होने ही चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है ना अच्छे से, और अगर आप डेफिनेशन भी भूल गए, तो आपके दिमाग में आएगा यार हाँ यार ये एग्जाम्पल था, अच्छा यहाँ तो चीजें कंबाइन हो रही है, ठीक है, बन गई डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है? तो आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ 2 एग्जाम्पल्स कम से कम लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल इक्वेशंस, ठीक है? केमिकल इक्वेशन जब भी आप पेपर पे लिख रहे हैं तो आप लोगों को उसे बैलेंस करके लिखना है। आप लोगों को उसकी स्टेट्स लिखनी है, जहां जहां पे लिख सकते हैं, जहां जहां पे भी कुछ स्पेशल कंडीशंस है आपको एरो पे मेंशन करना है। अब देखो बेटा केमिकल इक्वेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं उसको अलग से आगे डिस्कस करूंगी, बट इस चैप्टर में हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये चैप्टर हो गया। अब चलते हैं आगे एंड हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ हाँ इंडिकेटर एसिड और बेसिस के बारे में बताते हैं, कौन सा इंडिकेटर क्या कलर चेंज देता है एसिड में, बेस में, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनका क्वेश्चन आ जाता है। पॉप साउंड टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, इसका भी ध्यान देना है। उसके बाद डाइल्यूशन देखनी है कि एसिड को पानी में डालना है या पानी को एसिड में डालना है, ध्यान रखना इसका, ठीक है? फिर आ सकते हैं पीएच बेस्ड क्वेश्चंस के। एक पीएच मतलब 2 कंपाउंड दे दी, इसका पीएच ये रहा, इसका पीएच ये रहा, और कुछ फलानी कोई सिचुएशन सी दे दी, कंडीशन दे दी, अब बताओ कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है? उसका ध्यान रखना है। फिर पीएच इन एवरीडे लाइफ के भी बड़े सारे हमारे एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, तो बेटा उनका ना आंसर पहले ही बना लो। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ताकि वहां पे ऐसे सोचो ना कि अच्छा यार इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा। उसके भी आंसर्स आपके पहले से ही बने होने चाहिए, अच्छे से आपके आंसर्स फ्रेम होने चाहिए उसके, ठीक है? फिर आता है बेटा इसमें एक टॉपिक दैट इज केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। अब इसमें ना बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर हम कैसे लिखें, कोई भी आपको केमिकल दे दिया, कैसे उसका आंसर फ्रेम करें। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका लेकर आई हूं। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपका जितना भी कंटेंट है ना उसमें वो सब इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, आप कैसे आंसर लिखना चाहते हैं, कंप्लीटली अप टू यू, बट अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है? पॉइंट वाइज तो वैसे ही टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है कि पॉइंट वाइज है, एकदम अप टू द मार्क, क्या क्या आंसर लिखा है एकदम टू द पॉइंट लिखा, टीचर ने देख लिया और आपको मार्क्स मिल गए। तो सबसे पहले आप लिखिए केमिकल नेम जो भी आपको गिवन है, फिर लिखिए उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी प्रिपरेशन लिखिए, जो भी रिएक्शन है, थोड़ी बहुत अगर थ्योरी है नीचे तो वो भी लिख दो, ठीक है? एंड देन उसके यूजेस, 2 to 3 यूजेस। अगर आप ये स्टैंडर्ड तरीके से अपना आंसर लिखेंगे तो सारा कंटेंट उसमें यूज हो जाएगा, कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी आपके एग्जांपल्स थे या फिर एक्सेप्शंस थे वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको बताना है। विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, आपको लिखना होगा। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। देन उसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपको रिएक्शन कंडीशन पता होना चाहिए, इसका हॉट वाटर, इसका कोल्ड वाटर, इसकी ये रिएक्शन कंडीशन, उसकी वो कंडीशन, ऑल राइट। देन रिएक्टिविटी सीरीज तो कहने की बात ही नहीं है, चैप्टर 1 में भी आपको चाहिए ही है, तो ये तो लर्न होनी ही चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करने तो ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बहुत बढ़िया आपको एकदम बुक में दे रखा है, कंटेंट बहुत अच्छे से उसका आंसर फ्रेम हो जाएगा।
देन मेटलर्जी में जितनी भी टर्म्स है आपकी, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, देन आगे जाके अगर थर्माइट रिएक्शन आता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमारा आता है एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, दैट यू शुड नो। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद अलॉयज पता होने चाहिए, अलॉयज के एग्जांपल्स, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, ओके। तो ये था बेटा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। सब एकदम बहुत डर के बैठते हैं इस चैप्टर से कि ओ माय गॉड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नहीं है मुश्किल, बहुत आसान चैप्टर है, बट स्टिल इस चैप्टर में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूं ना तो ये नाइंसाफी होगी बिल्कुल इस चैप्टर के साथ, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में, ठीक है। ऑलराइट, फिर भी कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना, आपके दिमाग में फिर से एक बार टॉपिक्स को रिफ्रेश करवा देते हैं। आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए। एलोट्रोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायमंड की ये है, ग्रेफाइट की ये है, बकमिंस्टर फुलरीन की ये है, पता होनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर तो गोज विदाउट सेइंग, एकदम दिल में बैठ जाना चाहिए नॉमेनक्लेचर अभी तक। ऑलराइट, देन केमिकल प्रॉपर्टीज में बचा जो आप लोगों के पास रिएक्शंस हैं, वो रटने बिल्कुल भी नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि यार एज इट इज जो रिएक्टेंट बुक में गिवन है, जो प्रोडक्ट बुक में गिवन है, एरो पे जो लिखा है रट के चले गए। 1% अगर पेपर में रिएक्टेंट चेंज हो गया ना तो ये ना हो कि आप लोग प्रोडक्ट ही ना बना पाओ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, रट के गए थे। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन वी हैव इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, वही एस्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, और जो हमारे पास रिएक्शंस हैं। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हाइड्रोफिलिक कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक कौन सा है, कैसे हमारा मिसल बनता है, ओरिएंटेशन वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एक बार केमिकल इक्वेशंस पे फिर से आएंगे, और यहां मैंने लिखा है वेरी वेरी, इसके आगे और भी बहुत सारे वेरी लगा दो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हर जगह केमिकल इक्वेशंस हैं। जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं आपको उसे बैलेंस फॉर्म में लिखना है, स्टेट्स मेंशन करनी है, रिएक्शन कंडीशंस है तो आपको एरो पे मेंशन करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल इक्वेशंस का रट्टा नहीं मारना है। आपको उनकी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे सिर्फ कुछ टाइम तक आपको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। और अब जैसे केमिकल इक्वेशंस आपको लर्न करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 रुपए वाली कॉपी लो, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है चैप्टर वाइज उस पे लिख लो, और एक नियम बनाओ कि सुबह शाम हमें क्या करना है, उस कॉपी को गो थ्रू करना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल इक्वेशंस हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर मन में करते रहोगे ना, हाँ कॉपर सल्फेट आयरन, ठीक है ठीक है ठीक है, उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे, यार कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या था। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब आप सुबह शाम अगर अपनी कॉपी के पेज पलट रहे हो, पेन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हवा में ही प्रैक्टिस कर लो। हाँ CuSO4 + Fe हवा में ही प्रैक्टिस कर लो, बट आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस का माय डियर स्टूडेंट्स बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन वहां लिखी जा सकती है, जरूर लिखो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चा हम आ गए हैं अपने ऑल द बेस्ट पे। ऑब्वियसली ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से एग्जाम करना, एकदम फोकस के साथ एग्जाम करना, और बस ठीक है, फिर चलो